So everyone, this is Rishabh. Rishabh is a 2021 batch IPS officer. Right now, he's undergoing training at Hyderabad. And first off, I'm giving him the stage, and he'll give you some basic inputs that everybody should follow for means first. Okay, I think that's something that will be clearly required right now. And thereafter, uh, the basics for pre and means both too. And then you can all just ask your questions, whatever you like to ask him directly. Okay. So, mic is to you, Rishabh. Okay, sir. So basically, sir, I want to know like which all stages are you all people, and if you can share your stages, what are you doing right now? You have cleared the prelims or you are preparing for mains. So if you can just tell me what all stages you are in, so I can be better able to navigate and आपको बता पाऊंगा. So, those who have logged in, they are right now in the prelims preparation stage. They are in the foundation batch, but some of them are also in the mains. But just start with the means first, that what things that they should consider while doing the means answer writing. Right now, many of them are doing that with me, as you might have known, हमारे group में चल ही रहा है means answer writing. No? So Yes, that's sir. what they're focused on right now. Along Yes, with sir. some of them are in the foundation stage. So Okay. let's start with that. Yes, sir. Sir, what I suggest to them is कि अपना शेड्यूल आप रेजिमेंट बना सकते हो एक अपना खुद की प्रिपरेशन के लिए जितना आप रिवाइज आपने अभी तक यू हैव स्टडीड टिल नाउ सो रिवाइजिंग फेज एंड जो सर की क्लासेस हैं उनको मैनेज करके व्हाट दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि जैसे सर पढ़ाते हैं वो क्लास होगी आप उसको रिवाइज करते हो प्लस योर नोट्स रिगार्डिंग दैट सब्जेक्ट ओनली जैसे मेरे को याद है सर यूज्ड टू टीच अस इकोनॉमिक्स पहले एग्रीकल्चर है तो अगर आपके कोई नोट्स आपने प्रिपेयर किए हुए हैं या सर ने किए हुए हैं पहले सर की क्लास को लगाओ अच्छे से पढ़ो रिवाइज दैट वैसे तो उसके बाद ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती बट जस्ट एक कर्सरी ग्लांस आप ले सकते हो कि अगर आपको लगता है कुछ रहता है या कुछ छूट रहा है उसके अलावा देन यू कैन लुक ऑन टू दोज थिंग्स दोज एस्पेक्ट्स जो चीज रहेगी फिर उसके बाद वन वेरी गुड थिंग अबाउट सर इज दैट उन्होंने एक क्वेश्चन बैंक पूरा प्रिपेयर जो देते थे स्पेसिफिक टॉपिक्स का अगर एग्रीकल्चर है उसके ऊपर पूरे 90 क्वेश्चंस जो ईयर में हुआ है पिछले सालों से जो भी करंट इवेंट्स में जो भी न्यूज रही हैं तो उसके रिगार्डिंग ही वो पूरा एग्रीकल्चर के पूरे क्वेश्चंस हो गए फिर इंटरनल सिक्योरिटी है उसके पूरे हो गए सो ही यूज्ड टू टीच अस टॉपिक वाइज सो उसके क्वेश्चंस होते थे यू what you do is you have to divide your regimen in that manner कि आप अपना जो पढ़ा हुआ है उस चीज को रिवाइज करो और फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करो अगर मान लो 3 मंथ्स का टाइम होता है तो आई वुड सजेस्ट कि 1.5 मंथ इनिशियल 1 मंथ या 1.5 मंथ मैंने सोचा था कि मैंने सिर्फ रिवीजन देना आई वोंट बी राइटिंग एनी क्वेश्चंस बिकॉज मैं इतना कैपेबल नहीं होऊंगा कि मैं उसको आंसर्स के साथ जस्टिस कर पाऊं जस्ट फ्रॉम द इनिशियल बिगनिंग इटसेल्फ तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई रिवाइज्ड पहले सारा जितना का सिलेबस है ताकि सारी चीजें एक बार गो थ्रू हो जाएं देन आई कैन मिक्स मैच द थिंग्स एंड राइट द आंसर्स सो एक मैंने अपनी रिवीजन की स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी जैसे 5 दिन में इंटरनल सिक्योरिटी इंटरनेशनल रिलेशंस मेरे उससे ओवरलैप हो रहा था पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन के साथ सो आई स्टडीड के ओवरलैप कौन से हो रहे हैं इसकी तैयारी के साथ दूसरा कौन सा प्रिपेयर हो जाएगा तो उस पर्सपेक्टिव से यू हैव टू मेक योर ओन रेजिमेंट के मंथ में मेरे को 3 या 4 दिन चाहिए इस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए या मेरे को 6-7 दिन चाहिए इकोनॉमिक्स के लिए तो जैसे सर भी पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ अपना भी वो रिवाइज आप करते रहें तो मेक 1.5 मंथ्स उसको दो आप प्रॉपरली फिर उसके बाद आप आंसर राइटिंग शुरू करो इनिशियल फेज में एकदम से आंसर राइटिंग पे चले जाओगे तो यू वोंट बी एबल टू डू जस्टिस आप लिख तो लोगे आंसर नो डाउट बट कई चीजें जो बाद में एडिशन हो सकती हैं व्हेन यू स्टडी द होल सब्जेक्ट देन यू कैन ऐड वेरियस पर्सपेक्टिव्स टू इट वो आप मिस कर जाओगे तो आई वुड सजेस्ट कि आप 1-1.5 महीना उनको बैलेंस करो क्योंकि व्हाट मेरा शेड्यूल जो रहता था मैंने ऐसे डिवाइड किए हुए थे कि जैसे 5-5 दिन या 3-3 4-4 दिन छोटे सब्जेक्ट्स के लिए एनवायरनमेंट के लिए 2-3 ज्योग्राफी में कवर हो जाता था तो उस पर्सपेक्टिव से ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स का मेरा प्लान बना था इस चीज का और हाफ उसमें से टाइम जाता था ऑप्शनल के लिए तो हाफ टाइम अपनी रिवीजन करनी हाफ सर की पहले सुबह क्लास होती थी सुबह सुबह अपना रिवाइज करना न्यूज़पेपर पढ़ना कोई चीज अगर इंफॉर्मेशन मेरे को लगता है कि यूजफुल होएगी सिलेबस में वो करना अपना रिवीजन करना फिर सर की क्लास होती थी ऑलमोस्ट दोपहर से को तो दोपहर को सर की क्लास लगाई
फिर ऑप्शनल का पढ़ना शुरू कर दिया। ऑप्शनल के 3-4 घंटे दिए, फिर रात के 12 बजे तक उसके बाद खाना वगैरह खा के अपना रिवाइज करना, जो कि प्रीवियसली मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे या प्रीवियस स्टडी जो भी उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो पढ़ा है उसके रिगार्डिंग तैयारी करनी अपने अकॉर्डिंग। तो जो वो 1.5 मंथ्स में मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ या नाउ आई कैन राइट दोस आंसर्स, कि मेरा ऑलमोस्ट काफी हद तक सिलेबस कंप्लीट हो गया है। बिकॉज यू कभी भी ऐसी फीलिंग तो आती नहीं कि हमेशा पूरा सिलेबस हो गया मेरा, बट एक फेयर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ काफी कुछ कवर अप कर लिया। देन यू स्टार्ट राइटिंग ऑन द आंसर्स, फिर उसके बाद जैसे सर आपको प्रोवाइड करेंगे, सर आप प्रोवाइड करते हो ना क्वेश्चन बैंक जो पूरा सब्जेक्ट वाइज होता है, 60 Yes, yes, 70 I'm still doing that. Still doing that. ये तो वो बहुत इफेक्टिव रहता है। दैट इज आई गेस द बेस्ट थिंग यू कैन गेट। तो वो आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाता है। तो उसके बाद 1.5 मंथ्स आप उसको ऐसे डिवाइड कर लो कि मैं व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू राइट क्वेश्चन पेपर्स एंड क्वेश्चन आंसर्स इन द फॉर्म कि मॉर्निंग में मेरे को टेस्ट देना है एक, मतलब 20 क्वेश्चंस होते हैं एक टेस्ट में, तो वो 20 क्वेश्चंस करने और रात को 10 क्वेश्चन, हाफ टेस्ट मतलब टोटल 30 हो जाता है। और बीच में जो टाइम है वो आई यूज्ड टू गिव फॉर ऑप्शनल प्रिपरेशन और उसके आंसर राइटिंग के लिए जो शाम को होता है। तो अब सुबह एक आपको टेस्ट पता है भी कि मुझे कितनी लेबर करनी पड़ती होगी वो चेक करने के लिए, और हालांकि ऋषभ के आंसर मैं हमेशा लेट चेक कर पाता था। तो वो टेलीग्राम पे भेजते होते थे, वी यूज्ड टू सेंड, तो सर चेक करके देते होते थे। बीच में एसेस का होता था जो वीकेंड जैसे संडे मिलता आपको, तो उस दिन ये रिलैक्सेशन होती है कि आप एसेस लिख सकते हो आप 2-3, क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग का मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता था लिखना, एसेस वगैरह थोड़े से पर्सपेक्टिव खोज के लिखना। तो आप ऐसे उस दिन सैटरडे या संडे को एक पर्टिकुलर डे रख लो, वो सैटरडे को संडे को सर को मैं ऐसे देता था, 2 ऐसे लिखता था। मतलब यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। अगर 3 महीने रह गए हैं तो आपको तो उसी पर्सपेक्टिव से तैयारी करनी है जैसा एग्जाम में आएगा। So 2 essays I used to write on Sunday back to back, ताकि उस तरह की प्रेपरेशन रहे। तो आप essays उस पर्सपेक्टिव से लिख सकते हो कि फिलोसफिकल essays जैसे आजकल बहुत आ रहे हैं, तो उस चीज पे ज्यादा थोड़ा प्रैक्टिस करो। वैसे सर भी टॉपिक दे देते हैं और उस पर्सपेक्टिव से आप लिख सकते हो। अगर आपको अपने लगते हैं कि मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूँ फिलोसफिकल ऐसे कि वो आप सर को करके दे दो। सो इस पर्सपेक्टिव से आप ट्रेनिंग अपने आप को ट्रेन कर सकते हो कि कैसे यू हैव टू मैनेज टाइम। प्लस फिर मेंस में टाइमिंग का आ जाता है कि अपनी टाइमिंग कैसे रखनी है। मेरा तो आई वाज कीपिंग दिस इन माइंड कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने पॉइंट्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स का है, 5 उसके प्रो 5 अगेंस्ट लिखते हैं, तो ऐसे करके अगर क्रिटिकली एनालाइज, वो सर आपको कीवर्ड्स का एक्सप्लेन करेंगे या सर ने किया होगा कि वो जब चेक करेंगे ना सर, तो आपको बेटर एक एनालिसिस मिलेगा कि हाउ शुड यू राइट दैट आंसर। कि क्रिटिकली एनालाइज है तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव्स उसके बताने हैं, उसको डिस्क्राइब करना, तो उसको फर्दर डाटा से एलिसिडेट करना है तो क्या करना है, उसको डाटा उसमें डालना है, फैक्ट्स डालने हैं। तो उस चीज से आपको यू विल गेट अ बेटर ग्रास्प ऑफ इट। फिर उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट्स इतने सोच लेता था कि मैं अगर टाइम मैनेजमेंट के लिए कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऑलमोस्ट 8 to 10 पॉइंट्स होने चाहिए। अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 13 to 15 पॉइंट्स। अगर ज्यादा का है तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे ऑप्शनल में ज्यादा का होता था तो 20 के 18 के पॉइंट्स बहुत होते थे बीच में। देन आई माई सेल्फ थॉट कि उसमें डायग्राम्स ऐड कर सकते हैं। तो सर से ही मैंने कंसल्ट किया था कि जैसे क्वेश्चन में ही कई बार दिया होता है, एक पूरा क्वेश्चन दिया होता है कि लाइक अपने एसडीजी गोल्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं कुछ है, तो वो एसडीजी ब्रैकेट में डाल के उसके बेनिफिट्स एक फ्लो चार्ट बन जाता है। क्वेश्चन से ही देख के डायग्राम बन जाता है। whenever you will see the questions ना, तो जैसे वुमेन रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, तो वुमेन फ्रीडम स्ट्रगल, तो उनमें रोल्स उनके ऐसे डायग्राम 3 एरोज डाल दिए। हम स्पेसिफिक कई बार प्रिपरेशन करते हैं कि हम ट्रायंगल्स प्रिपेयर कर लें या एक प्रॉपर एक डायग्राम्स पहले से प्रिपेयर करके जाएं। मेरी स्ट्रेटजी तो जो थी वो थी कि क्वेश्चंस में से आप जब उसका देखोगे ना क्वेश्चन का फ्लो क्या चल रहा है, तो आपको कीवर्ड्स मिलेंगे उसमें। वुमेन है, उसको उनकी पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए उनका क्या रोल था, तो वुमेन पोस्ट इंडिपेंडेंस उनके रोल्स ऐसे 3-4 उसका डायग्राम बना देना। तो यू हैव टू सी इन दैट पर्सपेक्टिव कि आप क्वेश्चन में से भी डायग्राम बना सकते हो। तो मेरा तो ये रहता था व्यू पॉइंट कि आप एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। अगर आप डायग्राम बनाओगे तो चांसेस आधा नंबर ही एक्स्ट्रा दे दे मे बी, अगर 20 क्वेश्चन में भी, तो आपको 10 नंबर ज्यादा मिल जाएंगे, तो दैट विल हेल्प यू। तो मेरा पर्सपेक्टिव यही रहता था कि मैं जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके उनमें डायग्राम ऐड कर सकूं बिसाइड दोस 8 to 10 पॉइंट्स। वो अगर आप लिख लो उसके बाद आप
डायग्राम लिख के फिर कंक्लूजन चाहे एक डाल दो, चाहे उसका सिंपल सा डायग्राम हो। मेरे को वो नहीं था, जल्दी जल्दी बनता है वुमेन रोल जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं उनमें से ही छोटे छोटे एक एक वर्ड करके उसका डायग्राम बना दिया, ताकि उसमें डायग्राम भी आ जाए, प्रेजेंटेबल लगता है थोड़ा डायग्राम से, व्हाट आई फील इज। तो आप उस पर्सपेक्टिव से डायग्राम्स ऐड करो तो आपको वो भी बेनिफिशियल होगा। बाकी टाइम लिमिट के लिए मैंने आपको बता दिया कि जितने क्वेश्चन, जितने पॉइंट्स का क्वेश्चन है उतने के आप कर सकते हो। बाकी फिर मैंने क्या एक कंसेप्ट डिवाइस किया था, सर से ही मैंने सर को भी दिखाया था कि पोटैटो ऑफ ऑल थिंग्स जिसको मैं कह रहा हूँ, उसको क्या होता था, मैंने सर ने डायमेंशंस जैसे बताए हुए थे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, जो भी आपका सिलेबस होता है। फॉर एग्जांपल यूपीएससी का आप सिलेबस देखते हो, उसमें फर्स्ट है हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर उसके बाद सोसाइटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो ऐसे पहले सबसे पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई पॉइंट है तो उनको मैंने हेड्स में डिवाइड कर लिया था सारे। फिर सेकंड पेपर आ जाता है पॉलिटिकल, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस, कौन सी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की। फिर उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स का आ जाता है। फिर वो एथिकल पर्सपेक्टिव उसमें आ जाता है। तो व्हाट आई डिड वाज, उसको एक शीट के ऊपर ऐसे मतलब मैंने पॉइंट्स बना लिए। फिर जैसे भी मेरे को कोई अखबार में पॉइंट लगता था तो उस चीज को मैं उसमें लिख लेता था, जो कि पोटैटो ऑफ ऑल थिंग्स, जैसे कि वो हर चीज में पर यूज हो सके पॉइंट्स। फॉर एन एग्जांपल सर ने भी वो आई गेस 9 पॉइंट्स के वो बॉक्स बनाते हैं, डेमोक्रेटिकल। तो ऐसे जैसे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस का कोई क्वेश्चन आ रहा है आपको सेकंड पेपर में लिखना है, तो आपको वो बता देगा पॉलिटिकल डेमोक्रेटिकल होनी चाहिए हमारी सोसाइटी। उस पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक्स में कौन से टॉपिक्स आते हैं, पॉवर्टी के लाइंस पे आप सोच सकते हो। उसके बाद अपना ये क्या जीडीपी के ऊपर, लोन्स वगैरह के ऊपर। तो ऐसे करके एक जेनरिक पॉइंट्स बना दिए थे कि अगर कोई आंसर मान लो नहीं भी आता तो एक जेनरिक पॉइंट्स हो उस लाइंस के ऊपर, आई कैन थिंक एंड देन राइट द आंसर्स ऑन इट। तो उस तरह से एक मैंने वो बना लिया था, एक चार्ट अपना, वो मैंने अपना चार्ट अपने सामने लगा दिया था। उस पर सिर्फ जेनरिक पॉइंट्स थे, स्पेसिफिक पॉइंट्स थे ही नहीं कि फैक्ट क्या है या उस चीज के बारे में। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि वो जो जेनरिक पॉइंट्स थे ना उनको सब्सटैंशिएट करने के लिए आई यूज्ड टू गेट डाटा। जैसे सर पढ़ाते थे उसमें से अगर कोई डाटा मिल गया मेरे को, तो आई यूज्ड टू, एक मैंने अलग शीट उसके लिए बना ली थी जिसके अंदर उसके अंडरलाइन मैं उसके सब पॉइंट्स में डाटा लिखता रहता था। फॉर एग्जांपल अगर प्रेस का रोल आ गया, जैसे उसमें पॉलिटिकल साइंस में प्रेस में, तो इंडिया की वर्ल्ड प्रेस रैंकिंग कहाँ गिर गई। तो ऐसे करके जो जेनरिक पॉइंट्स है उनमें ऐड करना है। डेमोक्रेटिकली जैसे मैंने कहा, तो उसमें इंडिया का डेमोक्रेटिक रैंकिंग कैसे है, फैक्ट उसके अंदर डालने के लिए। तो इस तरह से आप अपने पॉइंट्स, जो जेनरिक पॉइंट्स हैं उनका एक टेबल तैयार कर सकते हो, ताकि फॉर एन एग्जाम्पल व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, अगर आपको नहीं भी आ रहा, आपके दिमाग में बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा, अपने सामने वो जो टेबल लगा हुआ है उसके ऊपर आपने ही लिखे होंगे, वो खुद ने बनाए होंगे वो पॉइंट्स। तो यू सी कि अच्छा यार इसमें अगर मैं इस लाइन पे सोचूं, इस लाइन पे सोचूं, तो वो कई वर्ड्स आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। देन यू विल राइट आंसर्स आल्सो इन द एग्जामिनेशन, तो आपको वो उस पर्सपेक्टिव पे लिख पाओगे। और अगर आप फर्दर पढ़ते रहोगे, जैसे मैं अपने टाइम पे मैं आप कह रहा हूँ कि आपने क्या पढ़ना है, तो यही करना है, उसके अंदर फैक्ट्स ऐड करने हैं, वो इस टेबल को बनाना है जितना आप पढ़ रहे हो। जितने आपको पॉइंट्स मिलते हैं न्यूज़पेपर में से मिलते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे ऑप्शनल में भी मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था, तो पॉलिटिकल साइंस के कई टर्म्स मेरे को, जेनरिक टर्म्स ही जो है वो मेरे को मिल गई थी काफी। रिप्रेजेंटेशन, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, या ऐसे कुछ काफी पॉइंट्स थे। तो वो मैंने 10 20 19 पॉइंट्स हो गए थे, तो उसमें से कुछ ना कुछ लग जाता था। करप्शन हो गया, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन हो गया, ऐसे ऐसे वर्ड्स जो कि हर जगह आप डाल सकते हो। तो इस तरह से एक पोटैटो ऑफ ऑल थिंग्स तैयार कर लो, जिससे आप किसी में भी आंसर में आप डाल सकते हो। पॉलिटिकल एस्पेक्ट उसका दिखाना है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट आपने दिखाना है, ठीक है। तो उस जैसे सर भी करा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर करा रहे हैं, उसके बाद कोई दूसरा टॉपिक कराएंगे, लेबर कराएंगे। ये लेबर, ये जो 4 फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, ये जनरल पॉइंट्स हैं सॉर्ट ऑफ, के लेबर के ऊपर सोचो। लेबर के इंडेप्टेडनेस होगी इकोनॉमिक्स में, एक पॉइंट हो गया, डेट चेक करो, लेबर चेक करो, कैपिटल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग होगा। अब मैन्युफैक्चरिंग के कितने फैक्ट्स आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे कि हमारा स्केल इतना है या हमारी मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त इतनी है, वो आप फैक्ट्स उसके नीचे नोट डाउन करते रहते हो। तो इकोनॉमिक्स का कोई पर्सपेक्टिव का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उन पॉइंट्स को, यू कैन थिंक ऑन दोज लाइंस, तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन आ गया,
उसमें भी आप देख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की कितने डेट में चल रही है, लेबर्स की प्रॉब्लम, लेबर की शॉर्टेज, कैपिटल की क्या स्टेटस है। तो उस पर्सपेक्टिव से जब आपके पास एक पूरा लिस्ट बनी होगी ना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स वाइज की कि पॉलिटिकल सिनेरियो, हिस्ट्री में कौन से हो सकते हैं, तो उस तरह से यू विल बी बेटर एबल टू रिकॉल दोस थिंग्स, कि टाइम नहीं वेस्ट होगा आपका सोचने में उस क्वेश्चन को, अगर कुछ नहीं आता। वैसे तो स्पेसिफिक अगर आता हो तो बहुत ही अच्छा है, बट अगर नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो उन लाइंस पे सोच के आप एकदम से आंसर तैयार कर पाओगे, जो कि आपका टाइम बहुत बचाएगा, और यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस इन द गिवन टाइम स्लॉट, जो कि बहुत जरूरी है। अगर एक दो छूट जाते हैं तो चांस बहुत कम हो जाते हैं क्लियर करने के मेंस में। तो बाकी हिस्ट्री का एक थोड़ा सा डिफरेंट एंगल होता है, वो भी सर आपको शायद बताएंगे कि कल्चर में कैसे आपको टाइमलाइन देखना है। आपको हर एक चीज एग्जैक्टली फैक्चुअल भी नहीं, उसमें भी नहीं याद रखनी होती, आपको ये पता होना चाहिए कि यार गुप्ता एरा में कॉइन एज या सब कुछ वो फ्लरिश कर रहा था, तो उसके अगर कॉइन न्यूमिस्मेटिक्स का जैसे क्वेश्चन आया था, तो ऑब्वियसली उसके कॉइन्स अच्छे होंगे, गोल्ड अच्छा होगा, कहीं एक दो फैक्ट्स आपको पता होते हैं कि गोल्ड अच्छा था, और उस टाइम पे वो फ्लरिश कर रहा था, उसका नेचुरली ट्रेड भी अच्छा होगा, तो रोमन्स के साथ उनका ट्रेड अच्छा था, इसलिए कॉइन्स बेटर क्वालिटी के थे, तो रोम उधर भी रिलेशंस में भी पाए गए। तो यू विल बी एबल टू राइट द आंसर्स इफ यू प्रोवाइडेड दैट यू नो कि उस टाइम पे उधर के रिलीजन किस एंगल में था, कि गुप्ता एरा तो क्लासिकल एरा है, गोल्डन एरा है, तो उसमें रिलीजियस टॉलरेंस भी होगी होगी, आप सोच के देख लो। फिर उसमें इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है, तो उसके कॉइन्स भी अच्छे होंगे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी अच्छा होगा, बट पोस्ट गुप्ता के बाद आर्किटेक्चर गिर गया। तो ऐसी कुछ पर्सपेक्टिव आपको टाइमलाइन के थ्रू अप्स एंड डाउन्स पता होने चाहिए कल्चर में। आपको कल्चर में भी एग्जैक्ट वो करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को निटी ग्रिटीज पता हो, हाँ आपको थोड़े बहुत फैक्ट्स पता होने चाहिए जो जो कि कॉमन होते हैं, आई गेस वो प्रीलिम्स में भी हम प्रिपेयर करते ही हैं। तो उस पर्सपेक्टिव को देख के आपको एक ब्रॉडली तैयार करना होता है कल्चर भी, कल्चर का क्योंकि डर लगता है कि पता नहीं कहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए। बट अगर आपको ये आइडिया रहेगा थोड़ा सा, अगर आपको ये आइडिया रहेगा थोड़ा सा कि हाँ ये कैसे चल रहा है, मतलब एक फ्लो कैसे चल रहा है किसी डायनेस्टीज का, या किसके बाद कौन सी आ रही है। पहली चीज तो मैं यही देखता हूँ कि अगर आपको जैसे मान लो गुप्ता एज का न्यूमेस्मेटिक्स का जैसे क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट लाइन तो यही हो जाएगी, दिस इज गुप्ता एरा वाज अ टाइम ऑफ क्लासिकल एरा, तो वो किस एरा का है उससे आप शुरू कर सकते हो, आंसर ही उससे शुरू कर सकते हो, ये प्री क्लासिकल एरा का आर्किटेक्चर है। ऐसा करके आप, अगर आपको टाइमलाइन पता होगी तो आप कर सकते हो, गोल्डन एज के बाद का पोस्ट गोल्डन एज पीरियड की आर्किटेक्चर खुद के टर्म्स बन जाएंगे, बट वो सही है। फिर उसके बाद 9 रसाज होते हैं, जैसे एक इसमें भी मैंने वो कोशिश किया जो हर चीज में डल सके कोई चीज। फॉर एग्जाम्पल 9 रस हैं, भैरवी रस, अपना अलग अलग रस थे, श्रृंगार रस, ये ऐसे जो 9 रस होते थे। तो अगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर का कोई पेंटिंग पे आ गया, तो आपने वो पेंटिंग आपको याद है, तो यार ये श्रृंगार रस या शिव जी की कोई है, तो आप उसमें भैरवी रस, या फिर रौद्र रूप का जो गुस्से वाला होता है वो रौद्र रस, तो ये 9 रस होते हैं, वो किसी भी चीज में फिट हो जाते हैं। आर्किटेक्चर स्कल्पचर्स में भी, पेंटिंग्स में भी हो जाएंगे, कि इस 9 रसाज में से आप ये रस मेंशन कर दो कि इस रस में ये जनरली फाउंड होते हैं। आपको पता ही होगा कि अगर शिवा की है या विष्णु की है, कृष्ण की है, तो श्रृंगार रस होगा, उसमें हास्य होगा, या अगर चाइनीज है तो बुद्धा की काम वाला जो होता है उसमें रस वो वाला होगा, बुद्धा के अगर कंपैरिजन में आती है, या बुद्धा की स्टैचू के बारे में कुछ पूछ लेते हैं, तो उस तरह से आप कर सकते हो। बाकी एक मटेरियल्स हम देख लेते हैं आर्ट एंड कल्चर में, कि उस टाइम पे कौन से प्रेवलेंट थे, कि रेड सैंडस्टोन यूज हो रहा है, या फिर ग्रे जो अपना स्टोन था वो यूज हो रहा है। तो उस पर्सपेक्टिव से आप ये ऐसे निटिग्रिटी से ब्रॉड चीजों को पकड़ने की कोशिश करो आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री में। बाकी हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो हमने प्रीलिम्स में किया होता है मोस्टली, वो उसी पर्सपेक्टिव से आपको हेल्प कर देते हैं, वो तो आप प्रिपेयर करोगे आपको ऑलरेडी आते होंगे मोस्टली मॉडर्न हिस्ट्री के, तो क्योंकि एक फ्लो बना होता है। अगर कुछ नहीं आता होता है जनरली हम क्या करते हैं, उसको कंपैरिजन कर लेते हैं किसी के साथ। फॉर एन एग्जांपल, मान लो गांधी जी का कोई क्वेश्चन पूछा है, हमें मान लो 3 पॉइंट आते हैं गांधी जी के, 5 6 7 नहीं आते, तो हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर टू अम्बेडकर गांधी जी हैड दिस थिंग, तो वो क्या होता है 6 7 8 पॉइंट बढ़ तो जाते हैं, बट क्वेश्चन भी गलत नहीं है, वो प्रोवाइडेड कि आपको वो नहीं आता जब कुछ, तो आप कंपैरिजन में कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कैपिटलिज्म का क्वेश्चन पूछा है, आपको 3 पॉइंट आते हैं कैपिटलिज्म के, तो आप 5 6 7 कम्युनिज्म के साथ कंपेयर करके उसको लिख लोगे, तो ऐसे करके आप आंसर्स आप अपने कंप्लीट कर सकते हो, प्रोवाइडेड जब आपको कुछ नहीं आ रहा होता। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जनरलिस्टिक आइडिया से मेन की प्रिपरेशन करो,
हाँ, ये है कि आपको स्पेसिफिक आंसर्स आने चाहिए, आप जब लिखोगे तो आपको स्पेसिफिक की तैयारी करो। बट प्रोवाइडेड एक बैक सॉल्यूशन हो आपके पास कि अगर कुछ नहीं बन रहा, तो एटलीस्ट आपको एक कॉन्फिडेंस हो कि मैं आंसर्स तो यार कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं लिख सकता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल पिछली बार क्वेश्चन जो मेरी टाइम में आया था, वो आया था कि मिडल ईस्ट या ये साउथ अफ्रीका में इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हैं इस रीजन में? तो वो उस पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं, यार पॉलिटिकल टर्मोइल है, इकोनॉमी उधर की डाउन है, इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से तो लोग डेट से, फिर एथनिक उसमें काफी स्ट्राइफ्स हैं। तो उसी टेबल में से आई थॉट कि वो बिल्कुल एक आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन सा था। तो उस पर्सपेक्टिव को मैंने वो पूरे टेबल में छाना कि यार कौन से पॉइंट्स मेरे दिमाग में, वो टेबल आ गया था कि हाँ यार ये पॉइंट्स हैं। जब आप लिखोगे ना आंसर्स, उसको लिखोगे, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो पॉइंट्स आ जाएंगे, आपको दिखने लगेगा कि टेबल में यार ये यहाँ पे एक पॉइंट था, ऐसा था, एक था। तो वो क्या होता है, आप पूरे टेबल में से छान के आप पॉइंट्स लिख सकते हो कि उधर डेमोक्रेसी नहीं है, फॉर एन एग्जांपल अभी डेमोक्रेसी की बात की, तो कई कंट्रीज में। तो ऐसी चीजें जब आप सोचोगे ना, तो आपके अपने आप आंसर्स बनने लग जाएंगे, बिकॉज यू कांट ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एवरी आंसर इन यूपीएससी। हमेशा बाहर से आना ही आना है एग्जैक्टली, तो सिमिलर कोई सीधा साधा क्वेश्चन तो आपको आएगा नहीं। तो इस तरह प्रिपेयर होके जाओ कि आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि यार कोई भी क्वेश्चन आए, आई विल बी एबल टू अटेम्प्ट। और वो तभी आएगा जब आप, जैसे सर ने जो दिए वो उसको, वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, और थोड़ा सा जनरलिस्टिक, अगर जैसे सर भी दे रहे हैं उसमें आप ट्राई करके देखो वो वाली चीजें, कि मान लो अगर आपको 5-6 क्वेश्चन तो जो आपने पढ़े वो आते हैं, तो उसके बाकी 4 के पॉइंट्स कैसे बनाने हैं 10 करने के लिए, वो आप अपनी ये जनरलिस्टिक चीजों में से, वो भी आपको अखबार में से ही मिल जाएंगे पॉइंट, व्हेन यू विल स्टार्टिंग सर्चिंग ना, अपने सिलेबस में से, अपने न्यूज़पेपर में से, व्हेन यू स्टार्ट सर्चिंग, आपको ये पॉइंट्स, ये वर्ड्स दिखने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली कि यार हाँ ये यूज हो सकता है कहीं पे भी। फॉर एन एग्जांपल 5 ईज का कंसेप्ट होता है, एंटरप्राइज ऐसे करके ईज होते हैं, 5 आवर्स होते हैं, ऐसी चीजें, रिसाइकल, रीयूज, ऐसी करके जो चीजें होती हैं जो बहुत ही जनरलिस्टिक होती हैं, हर चीज में यूज हो सकती हैं। तो उस तरह के आप पॉइंट खुद ब खुद जब आपको मिलता है, आप जॉट डाउन करना शुरू कर लेते हो। तो उस तरह से यू कैन ऑल्सो मेक अ स्ट्रेटेजी फॉर योरसेल्फ, जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि मैं कर सकता हूँ। बाकी कई स्ट्रेट अवे क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन है, वो तो आप पढ़ोगे भी कि एसडी, जैसे अभी हम गए थे जब उस टाइम पे मीटिंग हुई थी इन्वायरमेंट की, तो वो पंच समथिंग 5 चीजें थी एसडीजी का, क्या गोल्स हैं इंडिया के डिस्क्रीटली उस ईयर में आया था, तो वो तो एग्जैक्टली पता होने चाहिए उन चीजों। पंचामृत। पंचामृत, तो वो हम्म। चीज एग्जैक्टली रटी होनी चाहिए थी वो, तो वो वैसे क्वेश्चन तो आपको न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट होते ही हैं। बाकी अगर स्पेसिफिक के अलावा ये चीजें आप कर सकते हो। तो जो बच्चे अब इस साल मेंस दे रहे हैं, आई थिंक दे कैन आस्क यू सम क्वेश्चंस राइट अवे। सो यतिन, इफ Yes. यू विश यू कैन स्टार्ट। मैंने बता दिया इसको। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, इफ यू राइटिंग द क्वेश्चंस और समथिंग, कुछ भी आपको लगता है, तो मोस्ट वेलकम टू आस्क। The others who are from prelims perspective या जिनका भी कोई foundation वाले भी हैं अभी, now they can ask their questions one by one. So let me organize that a little bit. So starting with the Ocean. So Ocean and Sahil are sitting together on one machine. So any of questions from your side? हेलो। हेलो। हाय, गुड इवनिंग। सर, मैं ये पूछना था कि आफ्टर नॉट क्वालिफाइंग फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट आपने सेम ज़ील से कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की फॉर योर सेकंड अटेम्प्ट? यार प्रिपरेशन में अप्स एंड डाउन्स तो देखो डेफिनेटली आएंगे, इवन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जब आप अटेम्प्ट नहीं भी देते हो, तब भी होता है कि कई बार आपका मूड बहुत डिप्रेस्ड होता है, कभी यू आर ऑन द हाई स्पिरिट्स के आप करते हो, बट ऐसा कि वो बंदे को छोड़ना नहीं चाहिए। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज के मतलब प्रिपरेशन, डोंट लीव द प्रिपरेशन इन बिटवीन। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल, दोबारा से लग जाओ, व्हेन यू गेट इन एनग्रॉस्ड इनटू इट ना, तो आपका अपने आप अटेंशन उसी पे हो जाएगी। बाकी अगर जैसे मान लो कुछ नहीं आता होता, बंदा डिसहार्टन होता, तो स्टार्ट डांसिंग और समथिंग, डू डू व्हाटएवर यू लाइक। मतलब अगर मेरा तो ये पर्सपेक्टिव था कि अगर यार मेरे नंबर सही नहीं आ रहे, मतलब जब मैं
टेस्ट सीरीज दे रहा होता था तो आई यूज्ड टू स्टार्ट लाइक अपना डांस करने लग जाना कि यार गाने सुनने लग जाना, गाने गाने लग जाना, कि हंसने लग जाओ अपने भी, यार ये भी नहीं आता मेरे को, ये भी नहीं आता, कोई बात नहीं। देन यू रियलाइज कि यार मेरे को कुछ भी नहीं आता, ये बढ़िया अभी पता लग गया दैट आई शुड स्टडी नाउ। जो चीजें मेरी गलतियां हैं उन चीजों पे मैं अभी फोकस करूं और फिर उसको दोबारा से अटेम्प्ट करूं। वो क्या होता है, आपका पॉजिटिव माइंडसेट बढ़ाता है। जब आप हंसते हो या आप डांस करने लग जाते हो, यू एंजॉय इन योरसेल्फ कि यार कोई बात नहीं, ये भी नहीं आता, ये तो बढ़िया बात है। आपका माइंडसेट का गेम है सारा। देन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोस लाइंस कि यार चलो ये नहीं आता, अब मैं इसको प्रिपेयर करता हूँ, ये अच्छी बात है, अभी मेरे को पता लग गया, अगर एग्जाम में आता तो मेरा मिस हो जाता है एक क्वेश्चन। तो उस एंगल से आप लेके तैयारी करो कि यार चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ। देखो डिसहार्टनमेंट होती है, एक दो दिन के लिए आपको रहोगे, यू विल बी डिप्रेस्ड, आई कैन से, होता ही है। मेरे चौथे अटेम्प्ट में हुआ तो आई रिमेम्बर कि बहुत नेगेटिव फीडबैक्स, बहुत फीलिंग, रिलेटिव्स का प्रेशर, एवरीथिंग कम्स इनटू पर्सपेक्टिव। बट वही है कि एक बार ये जब आप घुस जाओगे ना उसमें कि चलो एक दो दिन मना लिया शौक, फिर एकदम अपने आप को समझाओगे कि यार बस अब हो गया, जो होना था हो गया, 2-3 दिन निकल गए हैं, अब दोबारा से इसमें घुस जाते हैं। जब आप दोबारा से घुसोगे उसके अंदर, इनिशियल 1-2 डेज में शायद मन ना लगे, बट 3-4-5 दिन में जब आप घुस जाओगे, वही रूटीन में चले जाओगे, देन यू स्टार्ट ऑन अगेन प्रिपेयरिंग ऑन दोज लाइंस। फिर अगर उसमें कोई चीज आपको अप्स एंड डाउन लगते हैं कि यार मेरे को अभी भी नहीं आ रहा, फिर अपने ऊपर हंसने लग जाओ या हैप्पी हो जाओ, डांस करने लग जाओ, कुछ भी, कि यार चलो बढ़िया है, नहीं आ रहा, ये चीजें मेरी अगले पेपर के लिए अब नहीं गलतियां होंगी। तो उस पर्सपेक्टिव से अपने आप को चीयर अप रखने के लिए अपना माइंड है, अपने आप को कैसे आपको क्या अच्छा लगता है। मेरा तो ये सिंपल था कि आई यूज्ड टू डांस करना, एंजॉय करने लग जाना, अपने रूम में गाने लगा के यूट्यूब पे कुछ देखने लगा। तो उस तरह से अपने आप को, माइंड को कैसे सेट करते हो, रिलैक्स करते हो, वो उस पर डिपेंड करेगा। Alright, thank you so much, sir. Okay, so Harmeen, if you have any questions. Okay, so moving on to Manya. Hello, sir. Okay, you're audible. Go on. Harmeen, you can ask your question. Sir, no question, sir. Okay, fine. Yatin, since you have raised your hand. Yes, sir. सर एग्जाम टाइम में अपने टाइम कैसे मैनेज किया रहा क्वेश्चन को आंसर करने के लिए? मेंस की बात कर रहे हो आप? मेंस में? यस। मीन्स में आई यूज्ड टू डिवाइड के सुबह मॉर्निंग में मेरा जो शेड्यूल रहता था वो होता था मॉर्निंग में न्यूज़पेपर के लिए उस टाइम पे नोट्स I think he's asking during the exam. During the exam. While you're writing the mains. Yeah. Yes, sir. While writing the mains. Exam. Okay. So first thing तो यही है जो मैंने आपको बताया, potato of all things, ये बहुत handy आती है in thought process, जिससे आपका thought process fast हो जाता है कि आप उन lines पे सोचते हो तो आप आंसर fast लिख सकते हो. That helps in a big way. उसके बाद क्या होता है कि आप पॉइंट सिस्टम में, मैं तो आंसर्स अपने हमेशा पॉइंट सिस्टम में लिखता था। तो कई बार हमें आदत होती है फ्लावरी लैंग्वेज लिखने की, शुरुआत में मैं भी लिखता था पूरा दिस इज टू बी डन इन दिस फैशन ऐसे करके। फिर उसके बाद समझ आता है कि यार इसमें तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन अपनी डिस्प्ले करनी है, उसको एक दो वर्ड से भी अगर होती है ना अपना पॉइंट लिखा जाता है, तो आपको पूरा उसका लिखने की ग्रामेटिकली देखने की कोई जरूरत नहीं है। यू जस्ट राइट जितना का भी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या ऐसे करके, इज सफरिंग ऐसे करके 3-3, 4-4 वर्ड के एक सेंटेंस होते हैं। सो उस चीज में काफी टाइम बचता है, बिकॉज अर्लियर वी टेंड टू राइट थिंग्स इन अ कंप्लीट सेंटेंसेस जो कि इतना वारंटेड नहीं होता। मतलब लिख सको अपने टाइम पे तो वो तो बहुत बढ़िया बात है, बट इतना टाइम नहीं होता मैनेज करने के लिए। तो आई रियलाइज दैट मिस्टेक आल्सो कि यार मैं बहुत ज्यादा लिख रहा हूँ। जब मैंने प्रीवियस ईयर के आप टॉपर्स के आंसर देखोगे तो यू विल रियलाइज कि उनके भी एक लाइन के छोटे आंसर्स होते हैं, छोटे पॉइंट्स होते हैं। सो फिर देन यू मैनेज अकॉर्डिंगली इन दैट फैशन कि आप अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है आपको लग रहा है, तो आप अराउंड 13-14 पॉइंट्स लिखने उसके शुरू करते हो। 13-14 पहले तो शुरू करते हो कि 15 लिख सको अगर जितने के भी हैं। मान लो अगर 13 के पॉइंट आपका माइंड ब्लॉक ही हो गया, आपको किसी पर्सपेक्टिव से कुछ समझ नहीं आ रहा, तो शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले पे चले जाओ। मान लो 4-5 पॉइंट लिख के, एग्जाम में भी हुआ था मेरा, 6-7 पॉइंट लिख के समझ नहीं आ रहा अब क्या लिखूं आगे, तो क्वेश्चन छोड़ दिया, चलो जी आगे लिखना शुरू करते हैं।
तो उसके बाद जब टाइम मिला वापस आके उस क्वेश्चन पे हाँ उसको आगे सोच के फिर अगेन से लिखो। तो उसके बेसिकली इसका ये है कि आप पॉइंट सिस्टम में अगर आप करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे अगर 10 पॉइंट्स हैं तो 8 to 10 होने चाहिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये 10 नहीं हो, 1-2 अगर कम भी हो जाए तो भी कोई इशू नहीं है। तो उस पर्सपेक्टिव से बाकी मैंने एक बताया कि अगर आप क्वेश्चन में से ही डायग्राम बना लोगे तो वो भी टाइम बचाएगा कि आपको डायग्राम नहीं सोचना पड़ेगा, तो स्पेस भी कवर कर लेगा आपकी, और स्पेस कवर हो जाएगी और आपका टाइम भी बचेगा क्योंकि आप छोटे, एक तो स्पेस कवर होगी प्लस उसमें आप अपने पर्सपेक्टिव्स लिख सकते हो। तो उस तरह से कंक्लूजन के भी आप जनरल कुछ हेडलाइंस बना सकते हो कि यार अगर जो क्वेश्चन में ये लिखा है तो उन्हीं लाइंस पे मैं कंक्लूजन थोड़ा सा लिख दूं, क्योंकि जो क्वेश्चन में लिखा है उसी कोई चीज करके, सो इन दिस फैशन एक दो चीजें ऐड करके क्वेश्चन में जो सेंटेंस है उसको रिफ्रेम करके एक कंक्लूजन लिखती हूँ उस पर्सपेक्टिव से। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, कईयों में बिल्कुल डिफरेंट भी लिखना पड़ सकता है, बट जब कुछ भी दिमाग में ना आए उस पर्सपेक्टिव में मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन से देख सकते हो कंक्लूजन, अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा वैसे तो कोशिश करोगे कंक्लूजन आए। तो इस तरह से अगर कुछ आप फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करोगे, बाकी प्रैक्टिस है कि आप कितनी स्पीड से लिखते हो, वो आपको टाइम में मैनेज। मेरा भी शुरुआत में होता था, मेरे स्टार्टिंग जब मैंने की थी 3 महीने की, मेरे अराउंड 13 या 14 क्वेश्चन हुए थे, 6 क्वेश्चन नहीं हुए थे। तो मेरे को भी बड़ा डर लगा था इनिशियल फेज में, यार ये क्या हो रहा है, 14 क्वेश्चन हो रहे हैं 20 में से। तो फिर वो जब ये चीजें आप गलतियां निकालते हो, आप आयरन आउट करते हो दीज थिंग्स विद इन द स्पैन ऑफ 3 मंथ्स, जितना कभी 2 महीने थे, लिखते लिखते आपको रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि यार ये थोड़ी सी, इससे मैं टाइम बचा सकता हूँ, ये डायग्राम ऐसी क्वेश्चन में से देख के बन सकता है, ये 10 पॉइंट ऐसे लिख सकता हूँ, इस पर्सपेक्टिव से सोच सकता हूँ। वो आप फिर खुद सोचना शुरू कर देते हो कि मैं कैसे बचाऊँ। फिर थोड़ा राइटिंग भी फास्ट करनी शुरू कर देते हैं हम लिखनी कुछ टाइम में, जितनी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस होती है तो उससे अपने आप आपका टाइम मैनेज हो जाता है। तो बट आई यूज्ड टू स्टार्ट विद 11 to 20 क्वेश्चंस फर्स्ट, कि वो ज़्यादा नंबर के 15 मार्क क्वेश्चन है, फिर उसके बाद 1 to 10 शुरू करता था इस पर्सपेक्टिव से। That is something you should all make a note of. पहले ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद कम मार्क्स वाले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछना चाहेगा? रेज योर हैंड प्लीज। साक्षी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? No, sir, no question. Thank ओके, you. शेरिल, मान्या, गो अहेड, जिसको भी Good पूछना evening, है sir. फटाफट Good से। evening, Rishabh. या Sir, there's no question as such, but I am really happy to ये जो इन्होंने 2 inputs बताए हैं, 2 approaches, like आपने directives तो आपने clear करवाए हुए हैं, but he has told us कि question को देख के flow chart बनाना, and second thing is जो इन्होंने keyword cloud वाला बताया, potato approach, right? So that is quite an interesting thing. जैसे आपने वो matrix बताया, अलग-अलग people, then policies and वो वाला, तो उसके हाँ। साथ ये value addition है. So I am like really happy to have this input today. Thank you so much, Okay. Rishabh. Thank you. So, Cheryl, any question from your side? No, sir. Okay. Sir's pretty much cleared everything. Okay. अभी जो प्रीलिम्स वाले बच्चे हैं, यतन, आई एम कमिंग बैक टू यू अगेन, उनके लिए क्या डायरेक्शंस हैं जिन्होंने प्री के लिए प्रिपेयर करना है, कईयों का नहीं क्लियर हो रहा है, 1-2 बार दे दिया, व्हाट टू डू विद देम? मेरी प्रॉब्लम जो थी वो मोस्टली सी सेट पे थी, 3 बार मेरा सी सेट नहीं हुआ, तो वो इनकी तो भी मैं ऐसी ही है। वो तो मैं एडवाइस करूंगा कि सी सेट आप करो। बट इस अब क्या हो रहा है, व्हाट रिसेंटली द ट्रेंड इज कि वो मैथ्स बहुत ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं, कैट की लाइंस पे हो रहा है। तो मैंने इस बार क्या किया था, फोकस किया था इंग्लिश पे, और इंग्लिश पे भी आप ये नहीं कि आप किसी बाहर से आप टेस्ट सीरीज करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने थे ना, पैराग्राफ, मतलब 10 साल के 22 क्वेश्चन है, 20 पैराग्राफ्स हैं, तो उनको सॉल्व किया। उसमें भी ना आपको समझ आनी शुरू हो जाती है थोड़ी देर के बाद, यार इतना ज्यादा अगर स्ट्रेस किया हुआ है ना तो वो गलत होता है आंसर जनरली, कई बार कि इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं हो सकता। उसमें भी लॉजिक लगता है, जो इंग्लिश के क्वेश्चन है वो सिर्फ आपकी इंग्लिश नहीं टेस्ट हो रही है एक्चुअल में, यूपीएससी डालते ही उस तरह से आंसर कि आपको थोड़ा एक आइडिया लगता है कि यार बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये वो ग्रामर नहीं चेक करेगा आपका, वो आपका उस लॉजिकल सेंस को चेक कर रहा है कि आप में समझ कैसे रहे हो कि यार इतना नेगेटिव पॉइंट नहीं हो रहा। तो उस पर्सपेक्टिव से, प्लस उसकी फिर कई बार जो क्वेश्चन नहीं आते तो उसके हिंदी में भी कई बार जाना पड़ता है, उसका हिंदी वाला जो सेक्शन होता है पेज का इंग्लिश का, तो वो हिंदी वाला पर्सपेक्टिव भी आई यूज्ड टू सी कि यार अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो हिंदी में कई बार आपको कोई हिंट मिल जाता है, कई वर्ड से आपको समझ आ जाता है कि यार ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, पॉइंट एलिमिनेट हो जाते हैं। तो उन दोनों को मैं देख के
इंग्लिश पे मैंने इस बार फोकस किया क्योंकि मैथ्स में मेरा नहीं हो रहा था, सही नहीं हो रहा था, हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ हो रही थी। मैथ्स की प्रैक्टिस करो, आपका मैथ्स अगर स्ट्रांग है, मेरा स्ट्रांग सूट नहीं था इतना मैथ्स, डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने इंग्लिश पे फोकस किया। और इस टाइम भी क्या हो रहा है, इस टाइम भी मैथ्स में दे आर मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट कैट लेवल पे, तो इंग्लिश के ऊपर आपको जोर देना ही पड़ेगा। मेरे को तो लगता है ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि लोग इंग्लिश भी आती हो और इस कारण वो टफ कर रहे हैं कि आप इंग्लिश को भी प्रिपेयर करो अच्छे से, सिर्फ मैथ्स के बेस पे नहीं निकल जाओ सीसेट में। तो आपको इंग्लिश को भी थोड़ा फोकस करना होगा, और फोकस इस तरह करना है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, बाहर से करने की जरूरत नहीं है। वो 22-23 पैराग्राफ जब आप करोगे ना, और आंसर की यूपीएससी की देखनी है, तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि यार इसमें मेरी क्या गलती थी। जब आप दोगे ना 3-4 बार 3-4 टेस्ट दोगे, देन यू विल रियलाइज कि यार ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स तो ऐसे देखते ही यूपीएससी के जनरल ट्रेंड में एलिमिनेट हो रही हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो आपके इंग्लिश के भी सही होने शुरू हो जाएंगे। मेरे को इंग्लिश ही इस बार बचा गई, नहीं तो पिछली बार काफी गलतियां हुई थी। देन यू रियलाइज, फिर आप पैटर्न आइडेंटिफाई करना शुरू कर दोगे जब व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग इंग्लिश क्वेश्चंस ना, आप खुद ही देखोगे कि ये लिमिट, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, पॉइंट पढ़ते ही कह दोगे ये बिल्कुल नहीं, और सही होता था। तो वो यूपीएससी के आंसर की में भी वो सही फिर आंसर होता था। तो आप यूपीएससी के अकॉर्डिंग देखना, हमें तो लगता है कि हमारा इंग्लिश में भी सही है, तो आपको बिल्कुल। थोड़ा डिसर्न करना आ जाएगा उसमें। Yes. So Yatin, now your question, please. सर 2 क्वेश्चन है। एक तो सर अभी जैसे 2 महीने रह गए, तो रीडिंग और राइटिंग में बैलेंस कैसे मेंटेन करते थे आप, और एक ऑप्शनल और जीएस में? ऑप्शनल और जीएस में, और रीडिंग एंड राइटिंग का वही मैंने आपको पर्सपेक्टिव बताया कि जब आप रिवाइज कर रहे हो ना, यू डोंट हैव टू राइट एंटायर नोट्स ऑफ इट, आपको उसमें से वर्ड्स छांटने हैं, आपको अपने आप ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आना है। क्योंकि व्हेन यू रीड ना, आपको कई फैक्ट्स तो बाय हार्ट हो ही गए होंगे, जब सर पढ़ाते हैं कई फैक्ट्स इतनी बार रिपीट होते हैं कि वो जो ट्रायंगल है, फॉर एन एग्जांपल वो जीडीपी, वो टेक्स्ट का वो जो सारा एक ट्रायंगल होता है, एक विशियस साइकिल का डायग्राम होता है, वो आपको वैसे ही दिमाग में रह जाते हैं वो चीज। तो आपको मान लो अगर लेबर पे क्वेश्चन आ गया, कैपिटल पे आ गया, टैक्सेस पे क्वेश्चन आ गया, वो डायग्राम तो आप घुसा ही आओ, मतलब इन चीजों से भी टाइम बचता है, वो डायग्राम आपको पूरा पर्सपेक्टिव, और एग्जामिनर को भी पता लग जाएगा यार इसको कितनी डीप नॉलेज है। तो उस चीज में जैसे आप, मैं कह रहा हूँ कि जब आप पढ़ते हो, वो कई चीजें तो आपको रहती हैं कि दिमाग में ही रह जाती हैं, मतलब आपको पता है, यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन दोस थिंग्स कि ये फैक्ट मेरे को याद है। बाकी फिर आपको राइटिंग करना क्या है, इनिशियल जो फ्यू टाइम है, जो मैं कह रहा था कि 1-1.5 मंथ जब रिवाइज कर रही हो, तो उसमें स्पेसिफिक पॉइंट्स जो मैं कह रहा हूँ, कीवर्ड्स उठाने हैं बस। कीवर्ड्स इन द सेंस कि जो आपको लगे कि यार ये फिट आ सकते हैं हर एक में, स्पेसिफिक। जैसे वही पोटैटो वाला मैंने कहा, मैंने तो यही किया था कि मैं उसमें से पॉइंट्स निकालने की, छांटने की कोशिश करता था। रिवाइज तो हो ही रहा होता है साथ साथ के जो आप पढ़ रहे होते हो, रिवीजन कर रहा हूँ, प्लस उसमें से जो लिखना क्या है, लिखने के लिए आई यूज्ड टू राइट दीज थिंग्स फॉर इनिशियल 1.5 months। फिर उसके बाद क्या किया, इनिशियल 40 days ऑलमोस्ट मैंने दिए थे इसको, इस प्रैक्टिस को। फिर जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, देन यू स्विच टू राइटिंग मोड, कंप्लीटली राइटिंग मोड। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, जब आपके एक पूरा एक चार्ट सा बन जाता है, देन यू स्टार्ट टू राइट ऑन दोस थिंग्स। फिर राइटिंग कैसे करता था, वही मैंने आपको बताया, 1.5 क्वेश्चन पेपर सर जब देंगे ना आपको, वो एक एंटायर ब्लॉक बन जाता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का। टोटल मैंने गिन लिए थे, उसमें 960 क्वेश्चंस का पूरा बैंक बन गया था। तो आई डिवाइडेड किया, मान लो अगर मेरे को इतने टाइम में, जितना मेरे को टाइम बचा, उसमें कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 33-35 क्वेश्चन आते थे पर डे में। तो मेरा ये एम बना लिया था कि यार फिर मैं टेस्ट कैसे दूंगा, एक पूरा टेस्ट दूंगा, एक हाफ टेस्ट दूंगा, मतलब ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन अ डे। वो कैसे करने होते थे कि मतलब सुबह एक जैसे अखबार वगैरह पढ़ी, उसके बाद एक टाइम डिसाइड कर लिया, मान लो 10 या 11 बजे मैंने, जो वैसे तो आप डिसाइड करोगे जैसे जितने बजे एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम कितने बजे है, तो 9, 9:30, 10, 10:30 जितने बजे भी है, उतने बजे बैठ जाओ। 3 घंटे में आपको वो 20 क्वेश्चन करने हैं, उसको देख के अपना जो भी, चाहे वो चार्ट सामने लगा लो अपना, उसको देख के आपको वो 20 क्वेश्चंस करने हैं, उसमें डायग्राम्स कैसे डालने हैं वो आपको देखना है। आप उसमें करो, जितने भी होते हैं, मान लो 14 होते हैं, 15 होते हैं इनिशियली, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पूरा करने की जरूरत नहीं, उतना टाइम आपने जितना एलोकेट किया उतना ठीक है। 14-15 हुए, यू नीड टू इम्प्रूव ऑन दैट, आपको लगेगा हाँ मैंने मेहनत करनी है। फिर उसके बाद खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करके, आई यूज्ड टू लाइक 3 बजे तक, 2:30-3 बजे मैं खाना और रेस्ट कर लेता था, आधा घंटा सो के।
फिर उठ के मैं ऑप्शनल की तैयारी करना था। ऑप्शनल की जैसे मैंने अपना पॉलिटिकल साइंस रिवाइज करना है, रिवीजन के लिए 1 मंथ में तो चल ही रहा था, पहले ऑप्शनल की भी रिवीजन चल रही थी। फिर जब उसके आंसर राइटिंग शुरू हुई तो मेरे को उसमें टाइम लगता था, तो आई यूज्ड टू राइट दोज आंसर्स। तो वो 3 बजे से लेके 5-6 बजे तक वो हो जाता था, 5-6-7 बजे तक। फिर उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे से लेके 8 बजे तक ऑलमोस्ट 1 आवर में खाना खाया या थोड़ी देर देख लिया, कुछ टीवी वगैरह देख लिया, इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज़ कोई देख ली। तो ऐसे करके थोड़ा फ्री टाइम हो गया। फिर 8 से लेके 12 बजे तक का टाइम होता था। फिर उसके बाद मैं रिवाइज दूसरा सब्जेक्ट करने लग जाना। फॉर एन एग्जांपल एथिक्स के आप देखना शुरू कर दो। एथिक्स के पॉइंट्स मैंने एथिक्स कर लेना, या जो मेरे को लगता था कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ वो 40 डेज में, कि अभी मेरे को लगता है कि यार ये सब्जेक्ट कवर करने बाकी हैं। तो मेरे को पता है कि, और एग्जांपल है कि 3 आवर्स चाहिए होते हैं 20 क्वेश्चंस को, तो ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स चाहिए मुझे 10 क्वेश्चन के लिए। तो लास्ट का 1.5 आवर 12 बजे तक का मैं रख लेता था। उससे पहले जितना टाइम है वो अपना रिवीजन के लिए। जब भी वो टाइम हिट किया कि मान लो 1.5 आवर रह गया 12 बजने को, तो फिर उस टाइम में मैं लास्ट के 10 क्वेश्चन, फिर वो 12 बजे सोने ही, क्योंकि अगले दिन फिर उठना है। तो फिर उस पर्सपेक्टिव से वो 1.5 आवर में आपको हाफ पेपर देना है, चाहे उसी सब्जेक्ट का चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, वो आप प्लान करो। जो सर देते थे तो उसमें मैंने तो ऐसे बांटे हुए थे कि ये फर्स्ट 30 क्वेश्चन, नेक्स्ट 30-60 क्वेश्चन, ये 30-90 हो गए। चलो 60 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन अगर आप एक सब्जेक्ट के कर लेते हो तो आपको एक फेयर कॉन्फिडेंस आ जाता है उस सब्जेक्ट पे कि मैं लिख सकता हूँ कि यार कुछ ना कुछ तो लिख ही आऊंगा इतने क्वेश्चंस में से। तो ऐसा था 30। तो ये देखो आप 2 या 3 दिन में यू आर एबल टू कंप्लीट 1 सब्जेक्ट, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ऐसे करके मैंने मंथ्स में डिवाइड कर लिया था कि अरे 3 दिन में ये सब्जेक्ट हो जाएगा, 4 दिन मेरे को एथिक्स के लगेंगे, इसका पढ़ना भी है, और मतलब टोटल 12 दिन लगेंगे, उसमें से इतने दिन पढ़ना है, 4 के दिन मैं आंसर राइटिंग करूंगा, ये 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे ऐसे करके यू मेक योर ओन स्ट्रेटजी के मंथली वाइज 30 करके मैंने सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट अटेम्प्ट करने। बाय द एंड ऑफ द टाइम वही मतलब 960 क्वेश्चंस थे मेरे हिसाब से टोटल बनते थे, तो उसमें से मेरे 9-10 इतने के क्वेश्चंस हो गए थे ऑलमोस्ट। तो इतना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ जाता है। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स तो ऐसा भी होता है कि जब आप क्वेश्चंस लिखने शुरू करते हो ना, तो कॉमन पॉइंट्स होते हैं, इधर उधर यूज होते रहते हैं लाइक दिस, और वो माइंड में स्टिक कर जाते हैं। फिर पेपर के टाइम के बाद जब निकल भी जाता है ना पेपर, भूलना मुश्किल है उनको। फिर जब नॉर्मल किसी से बात भी कर रहे होगे तो वो पॉइंट्स आएंगे। सो इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का होता है, वो ट्राइडेंट पॉलिसी मैंने बना ली, अगर 3 चीजें हैं तो उसका प्रेस को करना, डेवलपमेंट पे फोकस करना, और उसका पुलिस को यूज करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। ऐसी कुछ चीजें तो आपके दिमाग में वैसे ही रह जाती हैं, वो ट्रायंगल बन जाता है, वो जितने डायग्राम्स बनते हैं वो कर सकते हैं। Yes, Yasin, please go ahead. Now we're going to take one last question. I think that's the time we had with Rishabh today because he has his training going on. So last question, if anybody wants to pose. Yasin, you have one? Yes, sir. Okay. सर जैसे आप कह रहे हो कि 960 क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर किए थे, तो उनमें से सर कुछ डाटा आपने अलग से निकाल के लिखा था या सिर्फ रीड किया था? वो मैंने आपको बताया ना, जैसे आप जेनरिक पॉइंट्स बनाते हो, वो लिस्ट बनाते हो आप, तो उसमें डेमोक्रेटिक का पॉइंट आया, तो उसमें डेमोक्रेसी का पॉइंट आया, तो इंडिया की डेमोक्रेसी में क्या रेटिंग है। जब आप पढ़ ही रहे होते हो, जब सर ही आपको पढ़ा रहे होंगे इकोनॉमिक्स में, आपको बताते होंगे कि एग्रीकल्चर का लैंड कितना है, लेबर में इंडिया की वो क्या है, तो उसी में ही आपके वो नोट्स बनते रहते हैं। जब सर पढ़ा रहे होते हो तब आप लिख रहे होते हो, तो उसी में से ही छांट के आप एक क्या बनाते हो, एक इंडेक्स बना लेते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये 4 शीट के ऊपर ये बना दिया। एक तो मैंने ये शॉर्ट पेज बना दिया जिसके ऊपर सिर्फ हेडिंग्स हैं, ये कॉमन कीवर्ड्स हैं। एक मैंने पूरी बुकलेट, अलग से बुकलेट बना ली, उसके अंदर क्या है, जैसे डेवलपमेंट है तो उसके नीचे जितने भी मेरे को फैक्ट्स मिल रहे हैं, या अखबार में मैं सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ, तो न्यूज़पेपर में मैं एंटायर न्यूज़पेपर थोड़ा लिख रहा हूँ, उसमें से यही अगर मेरे को कोई फैक्ट पता लग रहा है, उस दिन न्यूज़ में कोई नई रैंकिंग आ रही है, या इंडिया में अर्नस्ट एंड यंग ने बताया कि एमबीए ग्रेजुएट्स क्वालिफाइड नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट के एंगल में वो डाल दिया मैंने। बस एक लाइन लिखनी होती है, इन्हीं पॉइंट्स को इलेबोरेट करो आप सेकंड पेज पे, उसके ऊपर उसके नीचे उसके फैक्ट्स लिखे होते हैं। तो वो फैक्ट्स क्या होगा कि आप तो इसी पॉइंट्स के ऊपर प्रिपेयर कर रहे हो जो आपको मैंने जेनरिक पॉइंट्स बताए, आप आंसर इन्हीं लाइंस पे लिख रहे हो, बट इन पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट, ये जेनरिक पॉइंट्स हैं। अब जेनरिक पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए आपके पास कोई तो प्रूफ हो ना, तो वो प्रूफ आपको कैसे मिलेंगे, इन फैक्ट्स के द्वारा। जितने ज्यादा आपके फैक्ट्स
2 या 3 महीने में होते हैं, आप बहुत हो जाएंगे, डोंट वरी। तो आपको वो न्यूज़पेपर में मिलते रहेंगे, या आप अपना रिवाइज करोगे, या सर जो पढ़ा रहे होंगे उसमें से आपको चेरी पिक करने हैं, तो आपको डालते रहोगे, तो ये तो आपको याद ही रहेंगे जो आपके जेनरिक पॉइंट्स में से आप लिखोगे जब आंसर। उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए जब आपने पॉइंट्स लिखे होंगे, तो आप अपना बेटर एबल टू प्रेजेंट दैट आंसर। लिखा आपने जेनरिक है, बट उसको फैक्ट उसके अंदर डाल दिया, तो वो एक स्पेसिफिक आंसर बन गया, वो एक स्पेसिफिक चीज बन गई, एक फैक्ट बन गया। तो एग्जामिनर विल बी हैप्पी कि यार इसको पता है चीज। तो आपने रैंकिंग उसमें लिख दी, या कोई रिपोर्ट की लिख दी, इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है इस चीज के बारे में, उसी चीज को सब्सटैंशिएट करने के लिए, डेट को, या फिर इंडेप्टेडनेस कितनी है, फार्मर्स की प्लाइट कैसी है, वो सर एग्रीकल्चर की रिपोर्ट में से जैसे बताते हैं 80% या कितने परसेंट लोग हैं, तो उसी चीज को आप जेनरिक पॉइंट्स को ही आप सब्सटैंशिएट कर देते हो। प्रूफ जब आप लिखते हो ना, कोई डेटा लिख देते हो, वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो जाती है। तो उस So to चीज को summarize now, I'll tell you in a better way. So there is something called structured learning and functional representation. जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो ना, तो उस टाइम पे आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि वेयर कैन आई फिट दीज फैक्ट्स व्हिच आर गेटिंग अब्सॉर्ब्ड। कुछ भी आप पढ़ रहे हो, ऑलवेज डू अ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि जब भी कोई लेट्स से लेबर रिफॉर्म्स का टॉपिक है, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, उसमें क्या 4 चीजों की बात करने की जरूरत है। देन फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो 4 चीजों को आपने डेटा के बेसिस पे, जेनरिक बेसिस पे रिप्रेजेंट करना है। तो आपका मेंस में तो काम इतना ही। यस ओके, तो थैंक यू सो मच ऋषभ। क्वेश्चंस हमारे खत्म नहीं होंगे। यतिन के जो बाकी के या किसी और बच्चों के होंगे, आई विल डायरेक्ट those to you, Rishabh, and then he will, whenever he gets time, he will just record it and send it back to you. So thank you for taking your time today, and next time हम कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर से हम इनको बुला लेंगे। Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Right, thank you so much. To So all of you.